जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुधार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से शेयर होने वाली है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि ऐसे पेंशनर्स जो 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं और ऐसे पेंशनर्स जो 7 CPC यानी 2016 के बाद रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन को निर्धारित करने का फॉर्मूला कुछ अलग है। अगर नहीं जानते तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो विस्तार से इसके बारे में बात होगी। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। और इसके साथ आज के इस वीडियो में बात होगी बढ़ी हुई पेंशन के बारे में। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि यूट्यूब इस वीडियो को हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे मई महीने की बढ़ी हुई पेंशन के साथ, पेंशन मैसेज के साथ, और फिर इसके बाद कुछ कमेंट्स देखेंगे और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे प्री 2006 पेंशनर्स और पोस्ट 2016 पेंशनर्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले बात मई महीने की पेंशन मैसेज को लेकर। आज 21 तारीख है और आज से ही या हो सकता है कि कल से स्पर्श टीम के द्वारा पेंशन क्रेडिट का एडवांस मैसेज जो है हमारे खातों हमें मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये मैसेज बढ़ी हुई पेंशन का होगा, यानी इससे पहले आपको जो पेंशन मिल रही थी वो पेंशन नहीं, बल्कि पेंशन में कुछ जो बढ़ोतरी हुई है महंगाई भत्तों की वजह से, तो उस वजह से बढ़ी हुई पेंशन का मैसेज होगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए कई बार ये देखा गया है कि जैसे अभी एरियस में भी हुआ था कि बहुत सारे हमारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को महंगाई भत्तों का एरियर नहीं मिला था और ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। फिर हालांकि इसको लेकर कंप्लेन वगैरह दर्ज कराई गई है, लेकिन फिर भी एरियर क्रेडिट होने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे में जैसे हमारे पास पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ जाता है, हमें ये चेक कर लेना है कि वो सही है या नहीं है, उसमें जो अमाउंट दिखा रहे हैं वो बढ़ी हुई पेंशन का है या पुरानी ही पेंशन का है, तो थोड़ा चेक जरूर से कर लीजिएगा। और फिर भी कुछ दिक्कत है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मेरे फादर आर्मी से 1992 में रिटायरमेंट आए हैं, TS नायक रैंक से, और मैं उनकी अनमेरिड डॉटर हूँ। मॉम की डेथ जो है 2019 में हो गई है। पापा भी जो है वो चल फिर कुछ भी नहीं सकते हैं, तो मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ। और इन्होंने विस्तार से लिखा है और आगे इनका ये कहना है कि देखिए, जब उनकी पापा जी की डेथ हो जाएगी उसके बाद तो फैमिली पेंशन मिलेगी या नहीं, PPO वगैरह में जो है या पार्ट 2 ऑर्डर वगैरह सब क्लियर है, तो प्लीज इसके लिए रिप्लाई जरूर से करिएगा। देखिए, मेरी हर एक फैमिली पेंशनर्स बहनें, अनमेरिड डॉटर हो, डिवोर्सी डॉटर हो, विडो डॉटर हो, उन सभी के लिए इस चैनल के द्वारा मदद की जाती है। और जो आपने इस चैनल पर विश्वास दिखा के इस कमेंट को किया है उसके लिए पहले तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, और उन सभी बहनों को जिन्होंने इस चैनल पर मुझ पर विश्वास रखा है। देखिए, इन फ्यूचर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर पेंशन शुरू करने में, जैसे कि आप यहाँ पर लिख रही हैं कि PPO वगैरह नाम है, पार्ट 2 ऑर्डर सही तरीके से हो रखा है, फिर आपकी पेंशन शुरू होने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कुछ परेशानी अगर आती है तो आप मुझसे संपर्क जरूर से कर सकती हैं। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मयोदा, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है, स्वर्गीय सेवानिवृत्त गनर JT रामापा पुत्र हूँ। इन्होंने अपना पिताजी का नाम वगैरह लिखा है। शारीरिक रूप से विकलांग मेरे माता पिता को 2001 में मेरे पिता के निधन बाद पेंशन नहीं मिली है, यानी माता जी की पेंशन शुरू नहीं हुई थी। हमने महाराष्ट्र के नासिक रोड कैंप में पारिवारिक पेंशन के लिए पत्र लिखे, लेकिन हमें पेंशन नहीं मिली। मेरी माताजी का 2017 में निधन हो गया। मैंने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया है, क्या मुझे 2001 से 2026 तक की बकाया राशि मिल सकती है? यानी एक जो डिपेंडेंट है वो ये लिख रहे हैं कि इनके पिताजी, जिनका स्वर्गवास 2001 में हो गया था, लेकिन उसके बाद उनके पिताजी के देहांत के बाद माताजी का पेंशन जो है शुरू नहीं हुआ। और जैसे कि इस कमेंट से पता चल रहा है कि इन्होंने इसको लेकर काफी कार्रवाई भी की है। अब देखिए, ये एक दुखद बात है। आप समझिए, 2001 में उस पेंशनर्स का निधन हो जाता है और इतने सालों तक
जब तक उस फैमिली पेंशनर्स की डेथ नहीं हो जाती तब तक भी उसका पेंशन चालू नहीं हुआ था, जो काफी दुखद है। ऐसे सारे मामलों में देखिए सीपी ग्राम की मदद लेनी है। कोई भी फैमिली पेंशनर्स अगर फैमिली पेंशन शुरू कराने में कार्रवाई करते हैं, 2 या 4 महीने तक जो ये कार्रवाई नहीं होती, पेंशन शुरू नहीं हो रही, ऐसे में जो है तुरंत आपको सीपी ग्राम का सहारा लेना चाहिए। पहले इस कमेंट का जवाब दे दूं, फिर इसके बारे में विस्तार से ज्यादा बात करूंगी। देखिए, जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सीपी ग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। लिखिए कि मेरे पिताजी के देहांत के बाद मेरी माताजी का फैमिली पेंशन शुरू होना था, जो नहीं हुआ, और इतना पैसा अभी बाकी है, तो इसको लेकर आप कार्रवाई करिए। ये पैसा आपका हक है, आपको जरूर से मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि पेंशन क्यों शुरू नहीं हुई थी, अगर इसके बारे में भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए। क्या मैटर था? क्या पार्ट टू ऑर्डर नहीं हुआ था? माताजी का जो मैरिज है वो उसको रजिस्टर नहीं किया गया था? क्या दिक्कत थी? किस वजह से जो है एक फैमिली पेंशनर्स की डेथ तक ये पेंशन चालू नहीं हुई? इसके बारे में अगर आपको डिस्कस करना है तो आप हमसे कॉल पे बात भी कर सकते हैं। तो ऐसे सारे मामलों में हम जरूर से मदद करते हैं। और दूसरी बात, केंद्र सरकार ने देखिए ऐसे सारे मामलों में फैमिली पेंशनर्स की परेशानी देखते हुए समय समय पर वो सख्त निर्देश देता रहता है, चाहे रिकॉर्ड हो, चाहे बैंक हो, सभी को, कि फैमिली पेंशनर्स की पेंशन शुरू होने में लेट नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले एक लेटर मैंने शेयर किया था, जहां केंद्र सरकार का कहना था कि देखिए, बैंक किसी भी प्रॉपर मतलब पीपीओ का इंतजार मत करें। अगर उनके पास मैसेज वगैरह आ जाता है, मेल वगैरह आ जाता है, मेल में पीपीओ आ जाते हैं, तो उसी से वो जो फैमिली पेंशनर्स है उनकी पेंशन शुरू कर दीजिए। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए फैमिली पेंशनर्स को, इसको लेकर सरकार भी काम करती है। लेकिन यहाँ जरूरत है जागरूकता की, जो फैमिली पेंशनर्स है वो खुद भी जागरूक रहे अपने हकों को लेकर। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि रीना बहन जी नमस्ते, मेरे पिताजी 1974 में 15 साल नायक रैंक से रिटायर हुए थे और 1998 में उनकी डेथ हुई थी। पिता की आयु 1941 और 1998 लगभग 57 साल थी। तो माँ को क्या इनहेंस रेट से फैमिली पेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी? तो माँ के पीपीओ में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ही लिखा हुआ आया था और माताजी को 1998 से 1275 बेसिक मिली थी। यानी ये पूछ रहे हैं कि जब पिताजी की डेथ हुई तब उनकी एज 57 साल थी और ऐसे में माताजी की जो पेंशन है वो इनहेंस रेट से होनी चाहिए थी 7 सालों तक, जो नहीं हुई थी। ये मामले में भी आप सीपी ग्राम की मदद लीजिए। सीपी ग्राम के थ्रू जब कंप्लेन जाएगी तो रिकॉर्ड इसको चेक करेगा। आपका बैंक जो है उस समय जिस बैंक से पेंशन आ रही थी वो भी जो है इसको लेकर कार्रवाई करेगा। ऐसे बहुत सारे मामले जब इस चैनल को मैंने शुरू किया था तब हमारे सामने आए थे और वो सारे मामले सॉल्व हो चुके हैं। आपका 1998 का मामला है, एक मामला था 1996 का, उस मामले में भी उस डिपेंडेंट को जीत मिली थी सीपी ग्राम के थ्रू। थोड़ा समय लगेगा कार्रवाई को लेकर, लेकिन ये हो जरूर जाएगा। आपको इसको लेकर लेटर वगैरह भी आएंगे, लेकिन सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी मेरी माताजी जो है 103 साल की है, फादर जो है नायक रैंक से रिटायर थे 1956 में और उनकी सर्विस जो है 14 इयर्स और 17 डेज थी। तो ऐसे में वो पूछ रहे हैं कि माताजी का पेंशन क्या होना चाहिए, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जैसे लिख रहे हैं कि 14 साल और 17 दिन की सर्विस थी तो पेंशन चालू है नहीं, क्योंकि 15 साल का यहाँ नियम होता है। अगर पेंशन आ रही है तो कितनी आएगी अभी इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि पीपीओ वगैरह चेक करना पड़ेगा। पर देखिए, क्योंकि एज 103 साल है तो 100% जो है एडिशनल पेंशन वो हो गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर नहीं हुई तो इसको लेकर जरूर से कार्रवाई करिए। चलिए अब अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे फादर 22 साल और 11 महीने और 8 दिन की सर्विस उन्होंने की है बीएसएफ में और रिटायर आए हैं और अब वो नहीं है, फैमिली पेंशन आ रही है और पीपीओ में बेसिक जो है 10,970 रुपये लिखी है, ये क्या सही है? देखिए, आपके पिताजी कब रिटायर होकर आए हैं, जब वो या माताजी का फैमिली पेंशन का जो पीपीओ बना है वो हमें व्हाट्सएप पर शेयर करिए, ताकि इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी जो है हम शेयर कर पाए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि महोदया मैं दिसंबर 1993 में भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त हुआ था। मुझे रक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और न ही मासिक चिकित्सा भत्ता मिल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, कृपा करें। यानी जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि इस कमेंट से पूछ रहे हैं आप कि कोई आपको ईसीएचएस का कार्ड भी नहीं मिला है और ना ही आपको एफए में मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप अगर फिक्स जो ईसीएचएस का कार्ड है वो बनवा लेंगे तो ज्यादा सही होगा। बट
जो महंगाई बढ़ रही है ना, उसका असर तो अभी अभी हम महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई की जहां ज्यादा बात करें, लेकिन दवाइयों के दाम तो सालों से बढ़े हुए हैं। एक बीमारी हमें कितने साल पीछे ले जाती है, हमारा बजट तक खराब हो जाता है। तो ऐसे में ईसीएचएस का कार्ड हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि उस कार्ड का उपयोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। अगर उन नियमों की जानकारी होगी, जो इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं शेयर करती भी रहती हूँ, तो उस कार्ड का हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे में आपको सजेशन यही दूंगी कि ईसीएचएस का कार्ड नहीं बना है तो वो बना लीजिए, वो सभी के लिए है, तो आपका ईसीएचएस का कार्ड भी बन जाएगा। और अगर आप एजेड हैं तो आपको उसके लिए कुछ अमाउंट जो है वो भी कम पे करना पड़ेगा शायद, तो आप कार्ड बना लीजिए। अगर फिर भी आप कार्ड नहीं बनाना चाहते हैं तो जो फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा है उसको शुरू करने के लिए आपको कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, वो कर दीजिए, तो इसको लेकर आपको परेशानी नहीं आएगी। अगर आप इसको लेकर कार्रवाई करते हैं, यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस को शुरू करने को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं और फिर भी ये नहीं हो रहा शुरू, तो इसको लेकर आप सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 24 जून 1978 को भारतीय नौसेना में भर्ती होकर 30 जून 1993 को चीफ पेटी ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हुआ और मुझे 23,175 रुपए की मूल पेंशन मिल रही है। क्या आप कृपया बताने की पुष्टि कर सकते हैं कि ये ओआरओपी 3 के अनुसार सही है या नहीं है? सर, आपकी जो सर्विस है 15 साल के आसपास है और उसके हिसाब से ओआरओपी 3 में 23,175 रुपए जो है ये बेसिक है, तो वो बिल्कुल सही है। यानी अभी आपकी जो बेसिक आ रही है ये बिल्कुल सही है, वाई ग्रुप के हिसाब से ये बेसिक है ये। और ऐसे बहुत सारे हमारे पेंशनर्स होंगे जिनको अपनी सही बेसिक की जानकारी नहीं होगी। ऐसे सारे कमेंट जो पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स है, वो कमेंट्स कर सकते हैं, हम उनके जवाब जरूर से देंगे। तो ये थे कुछ कमेंट्स जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया था। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ऐसे पेंशनर्स के लिए जो 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं, और बात करेंगे जो 2016 के बाद जो रिटायर होकर आए हैं, यानी जो 7th पे कमीशन में सर्विस में थे, उनकी पेंशन गणना में किस तरीके से बदलाव है। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। 8वां वेतन आयोग, आपकी पेंशन कैसे तय होगी, ये डिस्कशन इसके बारे में हो रहा है। प्री 2016 और पोस्ट 2016 का गणित और फिटमेंट फैक्टर की भूमिका क्या रहने वाली है। कई बार हमारे सामने ऐसे पेंशनर्स के कॉल आते हैं, कमेंट्स आते हैं जो 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं। वो लगातार ये कमेंट करते हैं कि मैम हमारी पेंशन में समानता होनी चाहिए, पेंशन को जो फिक्स करने का फॉर्मूला है वो सबके लिए समान होना चाहिए, पर ये गड़बड़ी क्यों हो रही है, ये दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी है जहां, तो वहीं पर 65 लाख के आसपास जो है पेंशनर्स हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 8वें वेतन आयोग से मेरी पेंशन कितनी बढ़ेगी, जो लगातार कमेंट्स के माध्यम से पूछा जा रहा है। देखिए जनवरी 2025 की अगर बात करूं तो सरकार की मंशा क्या थी। 3 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जारी करके जो है एक आधिकारिक इसकी अब मतलब कंफर्म हो गया था कि अब 8वां वेतन आयोग जो है जल्दी से जल्दी लागू होगा। अब इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को शर्तें मंजूर हुई, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो है अध्यक्ष नियुक्त हुई। ये सारी बात अब जानते हैं कि अभी तक 8वें वेतन आयोग का कामकाज कार्यकाल कहां तक पहुंचा है। लेकिन हमें बात करनी है कि पेंशन की गणना किस तरीके से होगी, पेंशन फिक्स किस तरीके से होगी। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए जरूरी है फिटमेंट फैक्टर। इसके बारे में आप सब जानते हैं, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही वो जादुई आंकड़ा है जो हमारी सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी करेगा। लेकिन हम बात करेंगे ऐसे पेंशनर्स के लिए जो 2006 से पहले रिटायर होकर आए। देखिए गुणक अपेक्षा स्पेक्ट्रम की अगर बात करूं तो कोटर और एम्बिट की जो रिपोर्ट थी, यानी यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा अनुमान लगा लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है। तो देखिए कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह जो है, कई बार कुछ रिपोर्ट्स आती है जो अनुमान लगाते हैं, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर का अनुमान 1.8 से लेकर 2.46 तक रहने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। उसी के साथ देखिए 7वां वेतन आयोग जहाँ 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, लेकिन एनसीजेसीएम स्टाफ साइड कर्मचारी संगठन की क्या मांग थी, 2.86 से लेकर 3.25 की यहाँ पर मांग जो है की जा रही है। पर अब इतना मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्या ये सभी पेंशनर्स के लिए, यानी 2006 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं
और उसके बाद जो रिटायर होकर आए हैं उन सभी पेंशनर्स के लिए क्या समान फिटमेंट फैक्टर काम करेगा, और अगर समान फिटमेंट फैक्टर काम करता है तो उनकी पेंशन में समानता क्यों नहीं है, चलिए इसके बारे में बात करें। कुछ जटिलता है जिसको समझना बेहद ही जरूरी है। देखिए, 1 जनवरी 2016 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं, मैं यहाँ आज की इस वीडियो को 2 वर्गों में मैं बांट रही हूँ। ऐसे पेंशनर्स जो 2016 से पहले रिटायर होकर आए हैं और ऐसे जो 2016 के बाद रिटायर होकर आए हैं। तो देखिए, गणना की जटिलता यहाँ पर क्या है। मुख्य फॉर्मूला क्या था, जो 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर होकर आए थे उनकी पेंशन गणना की अगर बात करूं तो नेशनल पे या गुणन में सबसे अधिक हो उसके हिसाब से उनकी पेंशन जो है वो तय होती थी। इसके साथ तालमेल सारणी की बात करूं यानी टेबल्स की अगर बात करें तो 1 से लेकर 58 थी, और पे मैट्रिक्स की अगर बात करें तो 6वें व 7वें वेतन में रूपांतरण था। अब 7वें वेतन आयोग में क्या बदलाव हुआ, यानी ऐसे पेंशनर्स जो 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर होकर आए हैं उनकी पेंशन फर्क क्यों है। उनकी जो पेंशन की गणना का फॉर्मूला था ये बिल्कुल ही सरल था। इसके साथ जो उनका अंतिम आहरित बेसिक पे जो था उसका 50% था, उसके हिसाब से उनकी पेंशन तय की गई थी। इसके साथ उसके लिए तालमेल सारणियां यानी किसी के साथ तालमेल कराने वाली जो कुछ टेबल्स वगैरह वो भी इसके लिए नहीं थी। 7वें वेतन आयोग में ही ये रिटायर होकर आए थे, इसका इनको बेनिफिट मिला। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे पेंशनर्स जो उस समय यानी ऐसे कर्मचारी या पेंशनर्स जो वेतन आयोग के तहत रिटायर होकर आते हैं उनको थोड़ा अतिरिक्त जो है फायदा मिलता है। इसी तरीके से देखिए, पोस्ट 2016 रिटायरमेंट, क्योंकि ये कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत रिटायर होकर आए थे इसलिए उनकी पेंशन में कुछ बदलाव है, या उनकी पेंशन जो है उनकी गणना में उनको पेंशन तय करने का जो फॉर्मूला है उसमें कुछ बदलाव है। और यही मांग की जा रही है कि सभी की पेंशन, चाहे वो 2006 से पहले रिटायर होकर आए हो चाहे 2016 से बाद में रिटायर होकर आए हो, लेकिन सभी की पेंशन जो है वो समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखिए, नेशनल पे विधि की अगर बात करें तो प्री 2016 पेंशन भोगी जो है उसे गुणन विधि यानी उनके लिए नेशनल पे विधि के हिसाब से जो है ये दिया गया था। अब दोनों में से जो भी अधिक हो, जैसे कि मैंने कहा कि 7th पे कमीशन में उनकी पेंशन को फिक्स करने का तरीका काफी अलग था। अभी अगर इसको मुझे डिटेल में समझाना है तो एक उसी के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो लेकर आना पड़ेगा जहां मैं विस्तार से इसके बारे में बात कर सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटे से वीडियो में ये बात काफी हमारे ऐसे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स होंगे जिनको समझ में नहीं आई होगी। यहाँ पर मैं हमारी फैमिली पेंशनर्स के बारे में भी इसलिए बात करती हूँ क्योंकि उनकी पेंशन जो है उनके हस्बैंड की जो सर्विस पेंशन होती है उसके हिसाब से तय होती है। तो ऐसे में अगर उनके हस्बैंड 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं या 2006 के बाद भी रिटायर होकर आए हैं, ऐसे सभी पेंशनर्स की पेंशन गणना में कुछ बदलाव है। तो ऐसे में जो फैमिली पेंशनर्स है उनकी पेंशन भी कम रहने वाली है। तो आने वाले दिनों में इसको लेकर एक विस्तार से वीडियो लेकर आऊंगी, पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आज की इस वीडियो में आई थी। अब जैसे कि मैंने अभी कहा कि अब देखिए, मांग तो कर्मचारी संगठन या पेंशन भोगी के जो संगठन है वो लगातार केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं कि सभी की पेंशन समान होनी चाहिए। अब अगर ये ऐसा हो जाता है, 8वें वेतन आयोग में किसी एक फॉर्मूले के तहत सभी की पेंशन में जो है बढ़ोतरी की जाती है, तो काफी पेंशनर्स और ज्यादातर ऐसे पेंशनर्स जो पुराने पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में अच्छा खासा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।